हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है और ये एनालिसिस में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, यानी वैल्यू चेन एनालिसिस के मेन एलिमेंट्स क्या हैं, और साथ ही साथ इसकी ज़रूरत यानी इसकी एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशंस यानी प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में। ये सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं हम आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस इज जस्ट अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल दैट इज यूज्ड टू एनालाइज and understanding the activities involved in the production and delivery of the goods and services to the customer। आप जितनी भी आप कह लो कि सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस टू डिलीवरी प्रोसेस, यानी एक मैन्युफैक्चर से लेकर एक कस्टमर तक के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, उन एक्टिविटीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और प्रॉपरली एनालाइज करना, जिस टूल के जरिए हम ये काम कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल को हमने नाम दिया है वैल्यू चेन एनालिसिस। एक तो वर्ड एनालिसिस है, इसका मतलब क्या है? एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना वैल्यू चेन को। अब वैल्यू चेन यानी जो चेन, यानी जो एक्टिविटीज की चेन बनी हुई है, जो वैल्यू चेन बनी हुई है, यानी जो मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर के बीच में जितना भी काम हो रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन शुरू जहां से हो रही है वहां से लेकर जहां तक कस्टमर को सामान भेजने तक की बात है, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन एक्टिविटीज को प्रॉपरली एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना प्रॉपर तरीके से, जिस टूल के जरिए ये काम किया जाता है उसको नाम दिया गया है दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। एक सिंपल वर्ड में कहूं तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज यानी जितने भी काम किए जाते हैं, यानी जितना भी ऑपरेशन होता है, यानी जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेशंस को कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है और वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज में बांट कर हम कस्टमर की सारी नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए ये काम करते हैं। और साथ ही साथ ये कोशिश रहती है हमारी कि जितना भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देकर जाए। तो इन अ वेरी सिंपल टर्म्स क्या कहोगे आप कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल जिसमें हम जो भी काम एक प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर कस्टमर के बीच में जिन एक्टिविटीज को कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को प्रॉपरली कैसे एनालाइज करना और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें, कॉस्ट सेविंग एडवांटेजेस ले सकें और साथ ही साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकें और हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। ओके, अब इसके बाद क्या है? दैट इज यू कैन से दैट इसके मेन एलिमेंट्स। और ये मेन एलिमेंट्स किसने बताए थे या फिर इसमें क्या आता है वो किसने बताया था? दैट इज माइकल पोर्टर जो था, उसने अपनी बुक यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी जिसका मतलब था क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द सुपीरियर परफॉर्मेंस, जिस बुक का नाम था, उसमें उसने ये कहा था कि कंपनी की वैल्यू चेन में दो ही चीजें आती हैं, वन इज प्राइमरी एक्टिविटीज और द अनदर वन इज सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज को, या फिर मार्केट कर रहे हैं किसी चीज को, या डिलीवर कर रहे हैं किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को, तो वो चीज क्या है? दैट इज कंसीडर टू बी द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। और जो प्राइमरी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, यानी मार्केटिंग जो कर रहे हैं, जो क्रिएटिंग कर रहे हैं, जो डिलीवरिंग कर रहे हैं, उसके साथ जो एक्टिविटीज का सपोर्ट, मतलब जिन एक्टिविटीज में हमें उन चीजों को करने के लिए सपोर्ट किया है, वो होती हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज। यानी प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट देने वाली सारी एक्टिविटीज को हमने सपोर्टिव एक्टिविटीज में डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कवर करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आता है। तो सबसे पहले है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं? हम रॉ मटेरियल को रिसीव करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, इनपुट्स लेकर आते हैं, और उन इनपुट्स को बाद में कहाँ लगाया जाता है? ऑपरेशंस में। यानी उन इनपुट्स को बाद में, यानी उस रॉ मटेरियल को बाद में कन्वर्ट किया जाता है, इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है आउटपुट में, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस में। और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, थर्ड आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम या तो वो सामान जो बन गया फाइनल प्रोडक्ट वो वेयर हाउस में रखने जा रहे हैं ताकि फ्यूचर सेल कर सके, या फिर उसको डिलीवर कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को एज अ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है,
अब डिलीवर हो रहा है या उसको स्टोर करके रखा हुआ है, उसके साथ साथ हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं या सेलिंग भी कर रहे हैं, ताकि जितना प्रमोट करेंगे उस प्रोडक्ट को उतना ही उसकी सेल्स बढ़ेंगी और उतना ही वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को ज़्यादा समझ में आएगा और साथ ही साथ कस्टमर उसके लिए इंटरेस्टेड होगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, अगर गुड्स की बात तो हो ही रही है तो सर्विस भी इसमें आ जाती है कि इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम ये भी काम रखते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट बिक चुका है तो कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम आफ्टर सेल सर्विस को भी बीच में रख देते हैं, ताकि ताकि हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, ताकि उसको ये कभी महसूस ना हो कि अगर एक बार प्रोडक्ट उसके हाथ में आ गया तो शायद अब उसके बाद में वो प्रोडक्ट अच्छा ना चला तो उसके पैसे वेस्टेज हो गए। ऐसा नहीं है। हम वारंटी देकर या आफ्टर सेल सर्विसेज देकर उनको और ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो दोबारा हमारी कंपनी में वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आएँ हमारे। ठीक है। तो कुल मिला के प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट से लेकर कस्टमर तक सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर को वो सामान पहुंचाने के बाद भी, यानी डिलीवर करने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज तक की जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कवर की जाती हैं। अब बात आती है सपोर्टिंग, यानी ये जो काम किया जा रहा है इसके सपोर्ट में कौन सी एक्टिविटीज़ कवर होती हैं। तो नंबर वन है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कभी कभार देखो अब आपने जो रॉ मटेरियल लेकर आना है तो वो कहाँ से लेकर आना है, यानी इन शॉर्ट उसके लिए फाइनेंस चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा काम जो यानी उसको मैनेज करने के ऊपर यानी मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग सिस्टम्स हमने तैयार करने हैं ये सपोर्ट करेंगे, यानी अगर हम सपोज रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल का एक सपोर्ट रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट का। फाइनेंस मैनेजमेंट अलग से रहेगा कि कितना फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें जितना हम रॉ मटेरियल लेकर आ सकते हैं, कितना ज़रूरी हमें फाइनेंस चाहिए। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हर चीज़ को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है, जो हर केस में, यानी परचेज मैनेजमेंट का परचेज मैनेजमेंट परचेज के लिए होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शंस के लिए होता है। तो वो जो काम कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए वो एक सपोर्टिव एक्टिविटी है। ठीक है। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में कवर हो जाता है कि वो साथ में मिलकर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली करने में मदद कर रहे हैं। सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हर काम ह्यूमन के बिना तो हो ही नहीं पाएगा, चाहे वो मशीन्स भी हैं तो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि रिक्रूटमेंट कह लो या ट्रेनिंग कह लो या सिलेक्शंस कह लो या रिटेनिंग एम्प्लॉयज़, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना ये भी एक तरीके से ज़रूरी हैं अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो। यानी एक एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट किया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उसको बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट बनाया जाए ताकि वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बेस्ट रोल दे सके। दिस इज़ ऑल्सो अंडर द सपोर्टिव एक्टिविटीज़, जिसमें कवर की जाती है एचआरएम एक्टिविटी। यानी एचआरएम में मतलब ये सारे काम किए जाते हैं ताकि ये काम के ज़रिए हम अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स कोई भी प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्वियस ही बात है कि ये मेन रोल प्ले करेगी, क्योंकि इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के अंदर। तो इनोवेशन टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तो इनोवेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए और इनोवेशन करने के लिए। तो ये कहीं न कहीं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को अच्छे से करने यानी प्रोडक्शन करने में हमारे कह लो कि मदद करता है। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे, टाइमली प्रोडक्शन और अच्छे से हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट? फोर्थ है प्रिक्योरमेंट। अब हमने ऊपर बात करी थी कि रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, तो आ रहा है रॉ मटेरियल हम कन्वर्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो कहाँ से आ रहा है उसके लिए भी एक अलग से क्या होता है, कह लो परचेज डिपार्टमेंट होता है, या फिर कह लो कि एक मैनेजमेंट रखा होता है हमने साइड पे, या एक कमेटी बिठाई होती है जिसमें हम ये ध्यान देते हैं कि कहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, सस्ता नहीं बल्कि क्वालिटी रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से ज़रूरत जो चाहिए वो पूरी हो पाएगी, और जो एवरी टाइम अर्जेंट नीड है वो भी कहाँ से पूरी हो पाएगी। क्या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा? तो ऑफ कोर्स देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रिक्योरमेंट के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से परचेज़ करें, कहाँ से वो सामान लेकर आएँ, कितना सामान लेकर आएँ, और वैल्यू चेन में उस चीज़ को प्रॉपर्ली इंक्लूड किया जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम इनपुट तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक क्वालिटी इनपुट नहीं है, और जब तक क्वालिटी इनपुट नहीं है तो हम हमारा प्रोडक्ट भी क्वालिटी नहीं लेकर आएगा। तो ऑफ कोर्स
सोर्स बहुत ज़रूरी है। तो वो सोर्सिंग हम जब ढूँढते हैं ना, तो वो एक सपोर्टिव एक्टिविटी है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को लिंक करती है। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वैल्यू चेन में, जो आपको समझ के चलने हैं, जो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। पहले प्राइमरी एक्टिविटी जो आप समझ ही गए हो, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ और आती हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? नेक्स्ट आता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस ज़रूरी क्यों है, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ऑफ कोर्स वैल्यू चेन एनालिसिस सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने में सबसे ज़्यादा मदद करती है, जो मैं ऑलरेडी आपको लिंक कर चुका हूँ कैसे। सेकंड आता है हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स एलोकेशन। ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने सबसे पहले बताया था कि कॉस्ट सेविंग हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी रहती है, तो कॉस्ट सेविंग से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो साथ ही साथ जो रिसोर्सेज लग रहे हैं वो भी कम लगें और उनकी वेस्टेजेस भी कम से कम हो। जब रिसोर्सेज वेस्टेजेस कम होंगी और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ करना हमें आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक वैल्यू चेन एनालिसिस है वो हमें कॉस्ट सेविंग में मदद करता है, उससे हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेजेस कम हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन में दिखने को मिलता है। ठीक है? नंबर 4 और नंबर 3 कि वैल्यू चेन एनालिसिस हमें कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग में भी मदद करती है कि हमारे कस्टमर की वैल्यू को क्रिएट कैसे किया जाए, यानी कस्टमर को प्रॉपरली सेटिस्फाई कैसे किया जाए। वन बाय वन हम कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे एक प्रोसेस जो होती है मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर के बीच में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें किन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर हम कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं, यानी कस्टमर किन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, ये देखकर हम अपने कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देकर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बारे में भी सोच सकते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के ज़रिए। यानी इन शॉर्ट हम ये कोशिश करते हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस हम यूज़ इसलिए करें ताकि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जान सकें, कस्टमर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, कस्टमर किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो देख सकें। क्योंकि जब ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ज़रिए हम ये आसानी से जान सकते हैं कि कस्टमर हमारा क्या चाहता है। ठीक है? नंबर 4 वैल्यू चेन एनालिसिस कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करती है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है, तो ये एडवांटेज इसमें ज़रूर देखने को मिलेगी। नंबर 5 वैल्यू चेन एनालिसिस कहीं ना कहीं इनेबल करता है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अभी बात करी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सपोर्टिव एक्टिविटी है। तो जब वो सपोर्टिव एक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी लेकर आने में मदद करती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद करती है, सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन करने में मदद करती है, तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएँ। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब है उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नज़र आए, और जब ये चीज़ें नज़र आएंगी तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पीरियड में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो हमें मिलेंगी, उससे हम अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशंस कर कर उनका फ़ायदा ले सकते हैं। आई होप ये भी चीज़ आपको अब क्लियर हो गई है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्यों ज़रूरी है ये भी अब हो गया डन। नाउ वी विल फोकस ऑन दी प्रॉब्लम्स ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस, जो कि बहुत सिंपल है कि वैल्यू चेन एनालिसिस में कहीं ना कहीं हम ओवर एम्फोसाइज करते हैं हमारी इंटरनल प्रोसेसेस के ऊपर, यानी हम ज़्यादा अपनी ही एक्टिविटीज़ को जोर देते हैं, इसमें कोई बाहर की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। यानी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं कि मार्केट क्या चाहती है, क्योंकि जब तक हम कस्टमर तो देख ही रहे हैं, लेकिन कस्टमर भी हम इंटरनल एक्टिविटीज़ के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्रिएट करें, जबकि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि मार्केटिंग के डायनामिक्स क्या कहते हैं। तो जब तक हम ये चीज़ें इग्नोर कर देंगे तो कभी ना कभी हमारा क्लैशेस हो जाएंगे और हमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो जब हम ज़्यादा इंटरनली फोकस करेंगे, एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है वैल्यू चेन एनालिसिस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है? नंबर 2 वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर डिफिकल्टी आती है क्वांटिफाइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू चेन एनालिसिस, क्योंकि जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक वैल्यू चेन एनालिसिस में इन्वॉल्व हो जाएं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करें, उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करें। तो जो बेनिफिट्स आएंगे वो भी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट तो ऑब्वियसली कैलकुलेट करनी मुश्किल हो जाएगी। तो कॉस्ट और बेनिफिट जब दोनों ही पता नहीं चलेंगे या डिफिकल्ट हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना, तो वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और एक्यूरेटली अगर कैलकुलेट नहीं हुए तो आने वाले टाइम पीरियड में जो प्रॉफिट एग्जैक्टली हमें पता चलना चाहिए था वो पता नहीं चलेगा, और कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें लगेगा हम प्रॉफिट में हैं पर एक्चुअली में वो हमें लॉसेस में दिख रहा होगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम, बेनिफिट्स और कॉस्ट एक्यूरेटली डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है।
ठीक है। नंबर 3, लैक ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी। एज यू नो वेरी वेल, वैल्यू चेन एनालिसिस हमने कह तो दिया, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, लेकिन सोर्स कौन सा होना चाहिए, या फिर कह लो कि इनपुट कहाँ से लेना है, क्वालिटी इनपुट कहाँ से लेना है, कितने सस्ते में वो मटेरियल हमें मिल जाना चाहिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेसेस के ज़रिए वो कन्वर्ट अच्छे से हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, रिलायबिलिटी किस में मिलेगी। ये सब जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं ना, इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखकर एक एक्यूरेट डेटा आप ले पाना एक मार्केट के अंदर मुश्किल है। रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने वाला डेटा बहुत मुश्किल है। कहीं न कहीं जो एनालिसिस है, हमने नाम तो इसको एनालिसिस दे दिया कि इसके ज़रिए हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, पर अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए क्या, रिसर्च के ज़रिए जो डेटा हमें मिल रहा है, क्या वो प्रॉपर रिलायबल है, ट्रू है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक अलग से प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 4 जो प्रॉब्लम है दैट इज़ चैलेंज। वो एक चैलेंज है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इंटीग्रेट करना। कौन से क्वालिटेटिव फैक्टर्स? जो ब्रांड रेपुटेशंस हो गया या कस्टमर के परसेप्शंस हो गए, उनको एनालिसिस में एक तरीके से कह लो कि कोऑर्डिनेट करना सबसे मुश्किल है। मतलब अपने ब्रांड की रेपुटेशन को बनाए रखना और कस्टमर की परसेप्शंस को जानना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट हो जाते हैं कई बार। दोनों को संभाल कर बैलेंस करना और उसमें कोऑर्डिनेट करना एक थोड़ा सा टिपिकल स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं ना, इसमें कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। तो बहुत यहाँ पे ज़रूरी बात है कि जब हम अपने ब्रांड की रेपुटेशन देखते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि कस्टमर के परसेप्शन से हम क्या चाहते हैं, ये देखना भूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं कस्टमर को देखते हुए ब्रांड की रेपुटेशन को हमें कम करना मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ सकती है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं ये चैलेंज क्रिएट कर देते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन लिंक किया जाए इन केसेस के अंदर। हाँ जी, तो लास्ट जो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ कॉल्ड एज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द एनालाइजिंग इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वैल्यू चेन नेटवर्क्स। तो अब आप सोचो कि वैल्यू चेन एनालिसिस में कितनी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वड है, राइट? तो एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे परचेज़ करना सबसे पहले, फिर उसे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके मार्केट करना, मार्केट करके कह लो सेलिंग तक पहुँचाना, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पूरी करनी, आफ्टर सेल सर्विसेज, दीज़ आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड नहीं है? यस सर। क्या ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है? यस सर। तो अगर ये इंटरडिपेंडेंट है तो सबसे बड़ा क्लैश क्या होगा? एक एक्टिविटीज में अगर प्रॉब्लम आ गई तो दूसरी एक्टिविटी भी खराब हो सकती है। तो जब एक डिपेंडेंट एक्टिविटीज होती है ना, इंटरडिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होंगी ही होंगी। एक एक्टिविटीज का क्लैश कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटीज को मरवाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उसको मैनेज करना, और स्पेशली ग्लोबल सप्लाई चेन में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो उसमें ये मैनेजमेंट करना और उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करना, इट इज़ टू मच डिफिकल्ट टास्क और अ प्रॉब्लम इन दी वैल्यू चेन एनालिसिस। ओके, सो बस ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ वो बता दिया आपको, जो ज़रूरतें हैं वो हो गई यहाँ पे आपकी, और बस ये चीज़ें आपको संभाल के मतलब करनी है अच्छे तरीके से, और वैल्यू चेन एनालिसिस आपका डन हो जाएगा। एक प्रॉपर क्वेश्चन वैल्यू चेन एनालिसिस का यानी आपका यहाँ डन हो चुका है, और इसके जो नोट्स हैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अगर आपको और भी नोट्स चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को साथ में, और बेल आइकन जो है ना उसको दबा के जाइएगा, और ऑल नोटिफिकेशन भी करके जाइएगा, ताकि चैनल की अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलती रहे, ताकि ये ना हो कि आपकी अब ज़रूरी जो आपको अपडेट चाहिए थी वो आपको मिले लेट। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अब वो बेल बटन ज़रूर दबा के जाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, टाटा बाय बाय।